नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। जो आज का वीडियो है हमारा, वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और आप बिहार से संबंधित किसी भी परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे वो बिहार से रिलेटेड और भी कोई वन डे एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हैं या टीआरई हो, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए जो है वो ये 20 मिनट, अगले 15 से 20 मिनट जो है वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हम लोग का एजेंडा है उसको हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो आप लोग को पता है कि इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएचएस का डेटा जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग मेंस के अपने आंसर्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे जो है वो प्रीलिम्स में आता है। आपने देखा है 70 है ना 69 प्रीलिम्स में जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ और भी कई सारे एग्जाम्स हैं जिसमें इसको जो है वो इंक्लूड किया जाता है बीपीएससी और दूसरे संस्थाओं के द्वारा। तो आज का जो हमारा ये सेशन होगा वो सिर्फ हम लोग डेटा फैक्ट्स के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा गहन डिस्कशन करेंगे ताकि ये डेटा फैक्ट्स जो है वो आपको याद रहे। और जो पीडीएफ मैं आपके सामने में प्रेजेंट करूंगा, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो एजुकेट भारत का टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाकर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा एजेंडा है उसके ऊपर जो है वो हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग एजुकेट भारत पे एक जो है वो करंट अफेयर सीरीज चला रहे हैं, और इस प्रकार के जो है वो एजुकेशनल वीडियोस जो है वो हम लोग अपलोड भी कर रहे हैं एजुकेट भारत के यूट्यूब चैनल पे। उसका एक पार्ट बेसिकली करंट अफेयर सीरीज का। और उस करंट अफेयर सीरीज में आपको पता है कि हम लोग कितने 75 to 100 जो है वो डायरेक्ट हिट टॉपिक्स एक तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इस डिस्कशन का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इससे बाहर आपके 71st बीपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन में कुछ भी ना आए, इसके ऊपर जो है वो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और काफी हॉलिस्टिक डिस्कशन हो रहा है। कुछ जो है वो पार्ट आपको देखने को भी मिला, जैसे इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 1 हमने अपलोड किया था, बजट अपलोड किया था, शांति बिल जो है अपलोड किया था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अपलोड किया था। तो इस प्रकार की कुछ वीडियोस जो है वो आपको देखने को मिला है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए अभी एजुकेट भारत की तरफ से होली ऑफर जो है वो चल रहा है, फेस्टिव डिस्काउंट, क्योंकि होली का माहौल जो है वो सब जगह छा गया है। तो आपको भी यदि इस पैनल से और इस प्रकार के जो है वो डिस्कशन से जुड़ना है, तो आप इस जो है वो क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्ट जो है वो 899 रुपीज का ऑफ ले सकते हैं। तो अब क्योंकि ये होली फेस्टिव डिस्कस जो है वो आपका ऑफर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5 मार्च तक के लिए वैलिड है। तो आप भी यदि अपनी तैयारी को एक हॉलिस्टिक अंजाम देना चाहते हैं, आपको भी यदि अपने आंसर्स में करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करना है, तो आप जरूर से जरूर इस ऑफर को जो है वो अवेल करें। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि अभी रिसेंटली एनएफएचएस 6 का जो है वो रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि अभी तक ये रिपोर्ट आया नहीं है। उम्मीद था कि ये फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जो है वो रिपोर्ट रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि 2023-24 में ही इसके बारे में जो है वो गहन डेटा एक तरह से इकट्ठा कर लिया गया था। तो हम इसी रिपोर्ट के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे कि एनएफएचएस 6 में हमें बिहार से संबंधित किन किन पैरामीटर्स में क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो हम लोग अभी बैकग्राउंड बनाएंगे अपने एनएफएचएस 4 और एनएफएचएस जो 5 का डेटा है उसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। और बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे चर्चा करेंगे, जैसे कि चाइल्ड न्यूट्रिशन है ना, एनीमिया जो है वो उसका क्या स्थिति है, हमारे यहाँ सेक्स रेशियो का क्या स्थिति है, फर्टिलिटी रेट का क्या स्थिति है। और मैं आशा करता हूं जब इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे तो आपके पास एक हॉलिस्टिक डेटा सेंस या डेटा बेस जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा बिहार के अलग अलग जो है वो डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स को लेकर, जिसको आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में क्या कर सकते हैं, तो इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार हेल्थ और डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो क्या है। बिहार का हेल्थ और डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा चल रहा है, तो कुछ की डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है आपके लिए। सबसे पहले यदि हम लोग सेक्स रेशियो की बात करते हैं, सेक्स रेशियो मतलब आपको पता है कि पर 1000 मेल्स के रिस्पेक्ट में कितनी फीमेल्स जो है वो किसी एरिया में है ना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो एनएफएचएस 4 का डेटा बोलता है कि 1090 जो है वो है ना फीमेल्स की अवेलेबिलिटी थी पर 1000 मेल्स। और एनएफएचएस 5 में इस डेटा को रिट्रीट किया गया, मतलब 1090 जो है वो उस टाइम भी कंटिन्यू जो है वो कंटिन्यू थी। तो एनएफएचएस 6 में इसमें सिग्निफिकेंट जो है वो हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। दूसरा, टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टोटल फर्टिलिटी रेट में एक शार्प डिक्लाइन जो है वो बिहार की पृष्ठभूमि में हमें देखने को मिला है। और ये किसका सूचक है, तो ये डायरेक्ट इंडिकेटर है किस चीज का, आपको पता है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हैं उसको काफी इफेक्टिवली गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है। साथ ही साथ इसी पॉपुलेशन इफेक्टिव मेजर्स को प्रमोट करने के साथ साथ लोगों में भी ये अवेयरनेस जो है वो बढ़ा है कि पॉपुलेशन को हमें जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। यदि हम एक अच्छे
कल के लिए जो है वो यदि प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं तो एनएफएचएस 4 में आपने देखा कि 3.4 जो है वो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट था, जबकि एनएफएचएस 5 में ये घटकर जो है वो कितना हो गया है, तो 3.0 हो गया है। फीमेल लिटरेसी रेट की यदि हम लोग बात करें तो 6 साल से अधिक उम्र की बच्चियां जो फीमेल्स हैं, एनएफएचएस 4 का डेटा था कि उनका जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो 49.6% था अप्रोक्सीमेटली, जो कि एनएफएचएस 5 में बढ़कर कितना हो गया, तो 57.8, मतलब एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है वो फीमेल लिटरेसी रेट में हमें देखने को मिला। बिहार एक एस्पायरिंग जो है वो स्टेट है, और आपको पता है कि हम लोग 7 निश्चय पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों मिलाकर हम लोग एजुकेशन के सेक्टर में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हम लोगों ने जो है वो विटनेस किया है, और हमारा लक्ष्य है कि जो फीमेल लिटरेसी रेट के साथ साथ जो ओवरऑल लिटरेसी है उसको हम लोग जल्द ही जो है वो 100% प्राप्त करें, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हम लोग जो है वो 100% ऑलमोस्ट जो है वो प्राप्त करने ही वाले, 95% से अधिक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बिहार में देखने को मिल मिल चुका है। अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, सैनिटेशन एंड हाइजीन की साफ सुथरा सफाई के ऊपर जो है वो कितना फोकस किया जा रहा है। तो बिहार में जो एनएफएचएस 4 का डेटा है उसमें हम लोग देखते हैं कि 34.9% जो है वो है ना, सैनिटेशन एंड हाइजीन का कंपोनेंट जो है वो मौजूद था, जबकि ये बढ़कर 52%, मतलब 50% के मार्क को एक तरह से ये क्या कर चुका है, तो क्रॉस कर चुका है। तो इससे ये पता चलता है हमें कि जैसे बहुत सारे सैनिटेशन के फैक्टर्स होते हैं, जैसे ओपन डिफेक्शन है वो कम हुआ है, लोगों में अवेयरनेस जगी है, ड्रिंकिंग वाटर का सुधार हुआ है हर घर नल से जल योजना के तहत। तो सैनिटेशन एंड हाइजीन जो है वो ओवरऑल हेल्थ इंडिकेटर्स को प्रमोट करने के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो हमेशा से रहता है। तो 52% जो है वो अभी सैनिटेशन एंड हाइजीन का प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसी को सैनिटेशन को ही आगे प्रमोट करते हुए कितने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो क्लीन कुकिंग फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जो क्लीन कुकिंग फ्यूल है वो वुमेन के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वुमेन जो है वो सबसे ज्यादा ग्रसित हो रही है बिहार में, है ना, लंग्स रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स को लेकर, क्योंकि वो आज तक किस चीज का इस्तेमाल कर रही थी, तो पुराने फायरवुड का इस्तेमाल कर रही थी, काउ डंग का इस्तेमाल कर रही थी। तो इस प्रकार के कॉन्वेंशनल फ्यूल से जब हम लोग क्लीनर फ्यूल की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि जो फीमेल हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हमारा, तो इंप्रूव होगा। तो एनएफएचएस 4 में ये 18.3% था सिर्फ, जिसमें हम लोग एलपीजी का जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे एज अ कुकिंग फ्यूल के रूप में। लेकिन यदि हम लोग एनएफएचएस 5 की डेटा की बात करें तो ये बढ़कर कितना हो गया, तो 44% हो गया। ये क्यों हुआ है, तो आपको पता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी एक फ्लैगशिप स्कीम है उज्ज्वला योजना, और उस उज्ज्वला योजना का पेनिट्रेशन जो है वो बिहार में बढ़ाया गया। इसके बारे में अभी हम लोग और थोड़ा सा आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल बर्थ। अब देखिए, जो मोर्टेलिटी रेट है, बेसिकली जो फीमेल मोर्टेलिटी रेट है, मदर मोर्टेलिटी रेट जिसको हम लोग बोलते हैं एमएमआर, तो उसमें जो बढ़ोतरी है, उसके ट्रेंड्स में जो डिक्लाइन और उसके कंपोनेंट्स में डेवलपमेंट में जो बढ़ोतरी है, उसके पीछे एक रीजन क्या है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ का जो है वो विकास होना। यदि फीमेल्स को सही समय पर प्रसव के दौरान जो है, यदि उनको, है ना, अस्पताल में यदि भर्ती कर दिया जाता है, तो जो एमएमआर का रेट है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है बताइए ना, डिक्लाइन कर जाता है। तो एनएफएचएस 5 का डेटा हम लोग देखते हैं तो लेटेस्ट जो है वो अभी 76.2% जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो हमें देखने को मिलता है। अभी और इसमें कार्य करने की आवश्यकता है, पीएचसीज को और ज्यादा ऑक्यूमेंट करने की आवश्यकता है, रूरल एरियाज में अभी इसको और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी यदि हम लोग देखें तो एक सिग्निफिकेंट राइज एनएफएचएस 4 से एनएफएचएस 5 की तरफ 63.8% से 76.2% जो है वो हमें देखने को मिला है। अब इंस्टीट्यूशनल यदि बर्थ होता है तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे मदर्स जिनको पोस्ट नेटल केयर मिलता है, मतलब डिलीवरी के बाद कम से कम मिनिमम 2 डेज जो है वो उनको यदि पोस्ट नेटल केयर मिलता है, ऐसी कितनी माताएं हैं जिनको ये पोस्ट नेटल केयर मिला है। तो एनएफएचएस 4 का डेटा हमें बताता है कि लगभग 53.8% ऐसी महिलाएं थी, जो कि बढ़कर अब 65.8% हो गई है। मतलब कहने का अर्थ क्या हो गया कि जिन माताओं ने इंस्टीट्यूशनल बर्थ दिया है उनमें से 53.8% को पहले पोस्ट नेटल केयर मिलता था, और अब जो है ये बढ़कर कितना हो गया, तो 65.8। तो ये हमारा दिखाता है कि कैसे बिहार में जो विमेन है और उन जो मदर्स हेल्थ है उसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय प्रयास जो है वो जारी। उसके बाद अब जब एक बार बर्थ हो गया बच्चों का, तो हम लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे, तो इम्यूनाइजेशन के ऊपर। इम्यूनाइजेशन मतलब क्या होता है कि बच्चों को जो आवश्यक टीका है, वैक्सीन है, वो उनको लगा कि नहीं लगा। तो 12 से लेकर 23 महीने के बच्चों तक जो आवश्यक टीका है वो कितना प्रतिशत था पहले एनएफएचएस 4 में, ये था 61.9%। अब ये बढ़कर कितना हो गया आपको पता है, ये है 69.8% जो है वो इसमें बढ़ोतरी, मतलब लगभग 8% की जो है वो बढ़ोतरी इसमें भी हमें देखने को मिली। तो ये बिहार के एस्पायरिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक जो है वो
आगे हमारे डेमोग्राफी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। अब कुछ और बच्चों के हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो स्टंटिंग यदि हम लोग देखें, स्टंटिंग मतलब आप लोगों को पता है कि हाइट टू एज रेशियो होता है। तो 5 साल तक के बच्चों में स्टंटिंग के यदि हम लोग चर्चा करें, तो पहले एनएफएचएस 4 के डेटा में ये बोला गया कि लगभग 48.3% ऐसे बच्चे हैं जो स्टंटेड हैं। लेकिन इसका डेटा जो है वो अभी लेटेस्ट डेटा यदि हम लोग देखें, तो इसमें एक डिक्रीज पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिला है, और ये 42.9% हो गया है। अभी भी ये काफी हाई बना हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसमें सस्टेन्ड एफर्ट्स कर रही है इसको कम करने के लिए। जैसे समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिड डे मील जो है वो बच्चों को दिया रहा है, पोषण 2.0 लेके आया गया है, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मदद लिया जा रहा है, जीविका दीदियों का मदद लिया जा रहा है। इस प्रकार से जो है वो स्टंटिंग को कम करने के ऊपर प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट इज वेस्टिंग। वेस्टिंग मतलब क्या होता है? वेट टू एज रेशियो, है ना, 5 साल के बच्चों तक का, कि कितने बच्चे जो है वो, उनका वजन जो है वो, है ना, 5 साल अपने एज के कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो सही है। तो लगभग 20.8% बच्चे जो है वो वेस्टेड थे, जो कि अब बढ़कर, तो वेस्टिंग में हम देखते हैं कि एक तरह से बढ़ोतरी हुई है, 22.9% हो गई। अब ये वेस्टिंग के ऊपर हम लोग आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे कि जो बिहार में वेस्टिंग है उसमें दो बेसिक पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिलता है। एक वेस्टिंग वो है कि जिसमें मैल न्यूट्रिशन है, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। और दूसरा क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हो गए हैं कि जो ओबेस हो गए, अपने एज के अकॉर्डिंगली उनकी जो है वो, है ना, ये जो वेट है वो क्या हो गई है, तो अधिक हो गई। तो इसके बारे में अभी हम लोग जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जब हम लोग देखेंगे तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप ये डेटा जरूर याद कर लीजिए कि एनएफएचएस 4 में जो है वो 20.8% वेस्टिंग थे बच्चों का, जो कि बढ़कर 22.9% हो गई। अब एनीमिया ये एक मेजर कंसर्न है, वुमेन के लिए भी और बच्चों के लिए भी। 6 से लेकर 59 महीने के बच्चों में एनीमिया का प्रतिशत जो है वो हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। मतलब 63.5% जो है वो पैसे पहले ऐसे बच्चे थे, 6 से लेकर 59 महीने के बच्चे जो एनीमिक थे। अब उनकी प्रतिशत जो है वो बढ़कर कितना हो गई, तो लगभग 70% हो गई। ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और चिंता का विषय जो है वो बिहार के लिए उभर कर आया है। तो यदि इस प्रकार ही यदि एनीमिक रेट बढ़ते जाएंगे, तो हमें जो है वो फिर कुछ ना कुछ बेसिक जो है वो मूलभूत बदलाव जो है वो करने को, हमें प्रयास जो है वो करना जो है वो पड़ेगा। अदरवाइज हमें जो है वो मेजर कॉन्सिक्वेंस जो है वो इसके अकॉर्डिंगली हमें फेस करना पड़ सकता है। तो एनीमिया का डेटा जो है वो आप लोग बिल्कुल याद कर लें, इसको स्टार मार्क कर लें, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत तेजी से जो है वो बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिला है, और ये काफी चिंताजनक बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से। और एनीमिया इन वुमेन की यदि हम लोग बात करें, तो 15 से 49 साल की जो वुमेन है उनमें भी एनीमिया जो है वो काफी तेजी से बढ़ा है। 60.3% था पहले, अब जो है वो बढ़कर 63.5% हो गया। तो एनीमिया को कंट्रोल करने में बिहार सरकार जो है वो विफल रही है, वो साफ साफ जो है वो एनएफएचएस 4 और 5 के डेटा से हम लोग कंपेयर कर देख सकते हैं। तो ये कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज थे जिसमें मैंने आपको आपके सामने में जो है वो डेटा फैक्ट्स प्रेजेंट किया कि एनएफएचएस 4 में कितना था, 5 में कितना था। तो आप इसको जरूर से जरूर जो है वो अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करें। थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं एनएफएचएस के बारे में। अंडरस्टैंडिंग द डेटा सोर्सेस, कि ये एनएफएचएस जो है वो कहाँ से डेटा लेकर आता है, और ये डेटा कैसे कैसे जो है वो विस्तृत पैटर्न्स को जो है वो दिखाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 सर्कल्स जो है वो यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। पहला सर्कल जो है वो 2015-16 के डेटा को जो है वो एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो 2015-16 के डेटा को हम लोग बेस लाइन मान के चलते हैं, ये एनएफएचएस 4 का डेटा है। इसी का कंपैरिजन हम लोग एनएफएचएस 5 से करते हैं, और ये करंट का डेटा है, और ये डिटेल्ड डेटा है काफी 19-21 का, जो हम लोगों ने ऊपर देखा अभी। और लेटेस्ट मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि 2023-24 के जो डेटा संकलन का काम है उसको पूरा कर लिया गया है, और हाल ही के दिनों में, कुछ दिनों में जो है वो हमें एनएफएचएस 6 जो है वो देखने को मिल सकता है। तो एनएफएचएस 6 जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड्स को एक तरह से जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन हो सकता है कि ये आपके एग्जाम से तुरंत पहले आए या फिर आपके एग्जाम के बाद तक आए। तो इसलिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है, अंत तक देखना है, ताकि आप एनएफएचएस 4 और एनएफएचएस 5 को कंपेयर कर सको, और एक ट्रेंड जो है वो आप एनालिसिस कर सको, एक समझ सको आप इस ट्रेंड को, कि कैसे बिहार में डेवलपमेंटल फैक्टर्स में जो है वो ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको कंडक्ट कौन करती है? तो इसको कंडक्ट कौन जो है वो, दो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उसको मिलकर करती है कंडक्ट। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आप लोगों को पता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। और दूसरा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों को ये भी पता है कि आईआईपीएस करके जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस जो है वो, ये दोनों डिपार्टमेंट्स और जो विभाग हैं ये दोनों मिलकर जो है वो उसको कंडक्ट करते हैं। इसके ऊपर फोकस किस किस एस्पेक्ट्स पे होता है? तो न्यूट्रिशन, मोर्टेलिटी और फैमिली प्लानिंग, ये कुछ की इंडिकेटर्स हैं जिसके ऊपर जो है वो कंप्लीटली इस पे फोकस किया जाता है। तो ये एनएफएचएस का कुल जो है वो एक तरह से समरी रिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं वो है। अब कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जो आपको याद रखना ही रखना है, मतलब आपको अपने आंसर्स में इसको इंटीग्रेट करना ही करना है।
वो कौन से बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, तो कुछ 6-7 बेसिक इंडिकेटर्स हैं जिसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, और इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो एसे हो, चाहे वो जीएस का आंसर हो, चाहे वो करंट अफेयर्स के आंसर्स हो, कहीं पे भी आप इसको जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो इंटरव्यू स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे 71st के लिए, तो वहां पे भी आप इनका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स के ऊपर अब हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट के ऊपर। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि देखने को मिला है। प्रेजेंटली टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है बिहार का, तो 3.0 एनएफएचएस 5 के डेटा के अकॉर्डिंगली है। पहले ये कितना था, तो 3.4 था। लेकिन टोटल फर्टिलिटी रेट घटने के बावजूद भी एक चिंताजनक विषय क्या है कि पूरे भारतवर्ष में, हमारे पूरे कंट्री में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, अभी भी बिहार में सबसे अधिक जो है वो बना हुआ है। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अभी बिहार जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के पीक को अचीव करना बाकी है। एक्सपेक्टेड है कि 2060 तक जो है वो, या फिर 2055 के आसपास कहीं पे भी जो है वो हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड के पीक को जो है वो एक तरह से टारगेट करेंगे और अचीव कर सकते हैं। जबकि ये प्रॉब्लमेटिक विषय इसलिए है क्योंकि हमारे पास, आपको पता है कि रिसोर्स का कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। तो डेवलपमेंटल फैक्टर्स को और अच्छे से इंक्लूड करना और उसको ऑग्यूमेंट करना सरकार के लिए एक चैलेंज बन जाती है, जैसे ही टोटल फर्टिलिटी रेट हाई रहती है। तो पहला जो बेसिक एस्पेक्ट था आपका टोटल फर्टिलिटी रेट। दूसरा जो बेसिक एस्पेक्ट है आपका वो कौन सा है, सेक्स रेशियो एट बर्थ, है ना, बर्थ के समय में सेक्स रेशियो जो है वो कितना है। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा, ऊपर मैंने आपको बताया कि 1090 जो है वो एनएफएचएस 4 और 5 दोनों में ये कहा गया है कि 1090 जो है वो अभी हमारा सेक्स रेशियो बना हुआ है। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सेक्स रेशियो के मामले में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि एक वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है अभी 1118 जो है वो फीमेल्स इसमें रजिस्टर किए गए हैं इन कंपैरिजन टू द 1000 मेल्स। सिमिलरली जहानाबाद, ये सब ऐसे स्टेट्स, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेसिकली, जैसे जहानाबाद हो गया, इनमें क्या था कि सेक्स रेशियो पहले बहुत कम था, है ना, जो बिहार का एवरेज है उससे भी कम जो है वो देखने को यहाँ पर मिलता था, क्योंकि चाहे जो भ्रूण हत्या है, इन सब की केसेस काफी ज्यादा होती थी यहाँ पर। लेकिन अब एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जैसे जहानाबाद में 1058 फीमेल्स जो है वो रजिस्टर की गई है इन कंपैरिजन टू दी 1000 मेल्स। ठीक है, तो सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो उसमें काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला। ये एक बहुत ही पॉजिटिव जो है वो साइन है बिहार जैसे स्टेट के लिए। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको दो जो है वो एक डेटा दिख रहा है आपको कि एनएफएचएस 4 की यदि हम लोग बात करें तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कितनी थी, तो लगभग सिर्फ और सिर्फ 63% थी, जो कि एनएफएचएस 5 में यदि हम लोग देख पाए तो ये बढ़कर 76% तक पहुंच चुकी है। तो इन सभी डेटा को अभी हम लोग की एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, ये आप ऊपर वाले डेटा को एक कॉम्प्रिहेंसिवली याद रख लें, और यदि वो आपको ठीक से याद रहे या नहीं रहे, आपको ये जो पोर्शन है, सेकंड वाला जो पोर्शन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन है कुछ की एस्पेक्ट्स के ऊपर, इसको तो आपको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। तो एनएफएचएस 5 में जो है वो 76% तक जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमें देखने को मिलता है। इम्यूनाइजेशन कवरेज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, लगभग 71% बच्चे ऐसे हैं तो एक तरह से कवर्ड हो चुके हैं। ये चिल्ड्रन ऐसे हैं जो 12 से लेकर 23 मंथ के हैं, और इनको सभी प्रकार के बेसिक वैक्सीन जो है वो दे दिए गए हैं। ये बेसिक वैक्सीन जो है वो बच्चों को आगे आने वाले समय में जो भी संक्रामक और जो गैर संक्रामक, मतलब कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, उनसे लड़ने में एक तरह से इनको ये मदद करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब एक और एस्पेक्ट जहां पर बिहार जो है वो काफी पीछे चल रही है अभी भी, वो है आपका चाइल्ड मैरिज। ठीक है, बाल विवाह जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी भी चाइल्ड मैरिज जो है वो बिहार में काफी ज्यादा बना हुआ है, लगभग 40.8, मतलब 41% जो है वो चाइल्ड मैरिज के केसेस अभी भी बिहार में हमें देखने को मिलता है। और जो 20 से 24 साल की वुमेन है, उनको, उनका डेटा जो है वो इसमें लिया गया है, और ये पाया गया कि उनकी शादी जो है वो मिनिमम एज जो फीमेल्स के लिए तय की गई है भारत सरकार के द्वारा 18 साल, उससे भी कम उम्र में उनकी शादी जो है वो कर दी जाती है। तो 41% जो है वो हाई चाइल्ड मैरिज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब यदि चाइल्ड मैरिज ज्यादा होगा तो ये एक लिंक्ड फैक्टर है, आप इसको समझ सकते हैं इस ट्रेंड को। यदि चाइल्ड मैरिज ज्यादा होगा तो एनीमिया की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जो बच्चे होंगे पोस्ट मैरिज, जो उनके बर्थ होंगे, बच्चों का जो बर्थ होगा वो क्या होंगे, तो एक तरह से डिजीज बच्चे होंगे, उनमें स्टंटिंग देखने को मिलेगा, हो सकता है उनमें वेस्टिंग देखने को मिले, उनका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स को जो है वो चाइल्ड मैरिज जन्म देता है, और इसको हमें बहुत अच्छे से काउंटर करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है चाइल्ड न्यूट्रिशन स्टेटस। 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो क्या है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर भी चर्चा किया कि स्टंटिंग जो है वो अभी भी काफी ज्यादा बना हुआ है, 43% स्टंटिंग है। वेस्टिंग
जो आपका उम्र के अकॉर्डिंगली वजन है उसमें 23% जो है वो वेस्टिंग हमें देखने को मिलता है। और जो अंडर वेट लोग हैं वो कितने हैं, तो 41% है। मतलब वजन के हिसाब से उनकी जो एज के हिसाब से जो उनकी वजन है वो काफी कम है, 41% देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कुछ की एस्पेक्ट्स है, इसको आपको याद कर लेना है अच्छे से, अपने आंसर्स में क्लियरली जो है वो रिफ्लेक्ट करके दिखाना है इसको। और ये सब आप यूज करेंगे इकोनॉमिक्स के आंसर में, करंट अफेयर्स के आंसर में, या और भी कहीं पे भी जब आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो आपको आप डेफिनेटली श्योर रहिए कि कम से कम आप 3 से 4 नंबर, 3 to 4 मार्क्स तो आप अपने जो है वो क्या कर सकते हैं, तो बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, दैट इज बर्डन ऑफ एनीमिया। अब देखिए एनीमिया एक बहुत बड़ा समस्या जो है वो देखने को मिला है विमेन में, बेसिकली ऐसी विमेन जिनकी उम्र जो है वो कितना है, तो 15 से लेकर 49 वर्ष की उनकी आयु है, तो उनमें 63% जो है वो एनीमिया देखने को मिला है। लेकिन क्या ये सिर्फ वुमेन तक सीमित है? नहीं। यदि हम लोग चिल्ड्रंस की बात करें, बच्चों की बात करें यदि हम लोग, तो उनमें और ज्यादा एनीमिया के केसेस देखने को मिले। 69% तक एनीमिक जो है वो बच्चे बिहार में इस समय मौजूद है। तो एनीमिया को काउंटर करने के लिए बिहार सरकार को जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव, है ना, टारगेटेड मैकेनिज्म के तहत इसको जो है वो दूर करना पड़ेगा। कुछ सस्टेन्ड एफर्ट्स किए जा रहे हैं, आपको पता है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी, है ना, पोषण हो गया 2.0, या फिर आंगनवाड़ी सेविकाओं का मदद लेना, या फिर जीविका दीदियों का मदद लेना, इस प्रकार से जो है वो, हाँ, हम लोग जो है वो इसको प्रयास कर रहे हैं कि कम करने का। तो कंपेयर टू NFHS 4, है ना, एक सिग्निफिकेंट राइज जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब डुअल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन जो है वो बिहार में बना हुआ है, जिसके बारे में हम लोग पहले अभी चर्चा कर रहे थे। डुअल बर्डन मतलब क्या हो गया, कि 36% लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा जो है वो एक तरह से स्टंटेड है ना, मेन, है ना, 36% या तो आइदर ओबेस हैं या तो पतले हैं, विमेन, सॉरी आई मीन थीन है। और 42% विमेन ऐसी हैं जो या तो ओबेस हैं या थीन है। तो ये डुअल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन है। एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत पतले हैं, स्टंटेड है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या है, तो एक तरह से काफी ज्यादा जो है वो ओबेस हो गए हैं। ये क्यों होता है आपको पता है? एक तो बिहार में क्या इशू है कि कैलोरी जो है वो इंटेक ज्यादा है, लेकिन जो न्यूट्रिशनल इंटेक है वो कम है। जो विटामिन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, अलग अलग जो हमारे पास न्यूट्रिशनल जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए बॉडी के कॉग्निटिव और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ लोग जो है वो आलू चावल और रोटी ये खाकर जो है वो अपना समय गुजारा कर रहे हैं, है ना। तो 36% इन मेन दे आर आइदर ओबेस और थीन, 42% जो है वो वुमेन में वो या तो ओबेस हैं या फिर क्या है, तो पतले हैं। तो दिस रिप्रेजेंट्स द डुअल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन इन आवर स्टेट। नाउ मूविंग ऑन, अब हेल्थ अवेयरनेस के यदि बारे में हम लोग बात करें, तो HIV एड्स के बारे में जो है वो एक डेटा यहाँ पर बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किया गया है कि कितने प्रतिशत ऐसे मेन हैं और कितने प्रतिशत ऐसे वुमेन हैं जिन्होंने HIV के बारे में सुना। तो देखिए बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है वो ऐसे लोगों का है जिन्होंने कभी ना कभी HIV के बारे में किसी भी प्रकार से सुना है। 92% मेन और 76% जो है वो वुमेन, इन्होंने इसके बारे में सुना है। लेकिन सुनने में और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होने में क्या है, तो डिफरेंस है। सुनना मतलब क्या हो गया, कि कभी जैसे आपने, है ना, कोई साइन बोर्ड देख लिया या न्यूज़पेपर में कोई जो है वो उसका एड देख लिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिफ्लेक्ट करता है, सुनने को रिफ्लेक्ट करता है। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना मतलब क्या हो गया, कि कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं या उसके उपाय क्या क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। तो 92% मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन यदि कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 25% जो है वो लोगों को इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। और फीमेल्स में तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। 76% वुमेन ने कभी ना कभी HIV के बारे में सुना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10% वुमेन ऐसे हैं जिनके पास जो है वो एक तरह से इससे रिलेटेड जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है। तो HIV और एड्स और इस प्रकार की जो डिजीजेस हैं, है ना, वो और भी ज्यादा चैलेंज जो है वो पोज कर रही हैं गवर्नमेंट के लिए। मूविंग ऑन, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के बारे में यदि हम लोग बात करें, तो अभी भी बिहार में हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है वो बहुत कम है। मात्र सिर्फ और सिर्फ आप देख पा रहे हैं कि 15% जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है। तो 15% हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बहुत कम है एक तरह से। तो इसमें बिहार सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर जैसे आयुष्मान भारत स्कीम वगैरह को इंप्लीमेंट करने में पूरा जो है वो प्रयासरत है, कि कैसे इसको जो है वो बढ़ाया जा सके। डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर ये है कि जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कितना है, मतलब उसके अपने जेब से कितना ज्यादा जो है वो खर्च हो रहा है। नेक्स्ट, यदि हम लोग सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट के बारे में बात करते हैं, तो सैनिटेशन जो है वो बिहार में देखने को मिला है कि वो इंप्रूव हुआ है ड्यू टू स्वच्छ भारत मिशन। जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ODF प्लस, है ना, टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना, है ना, उसी के साथ साथ जो है वो कैसे कुकिंग गैस का इस्तेमाल करना, इन सब में जो है वो हमें डेवलपमेंट देखने को मिला है। क्यों क्लीन फ्यूल का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इम्पैक्ट ऑफ उज्ज्वला योजना जो है वो हमें देखने को मिलता है कि उज्ज्वला योजना के तहत जो है वो कई सारे हाउस होल्ड महिलाओं को जो LPG गैस कनेक्शन जो है वो मुफ्त में मुहैया कराया गया है। तो इसी के साथ जो है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे का, आई मीन सॉरी, ये जो NFHS का जो आपका ये डेटा फैक्ट्स था, जिसको आप
हॉलिस्टिकली पढ़िए, समझिए इसको, और इसको आप अपने मेंस के उत्तर में जो है वो इंटीग्रेट कीजिए। ये आपका जो है वो समाप्त होता है। इस प्रकार का और भी जो है वो एजुकेशनल वीडियो हम लोग आप तक लाते रहेंगे। एजुकेट भारत की तरफ से ये जो है वो एक तरह से पहल जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। और इस प्रकार के और भी कई सारे करंट अफेयर्स के वीडियो जो है वो आप हमारे, है ना, चैनल पे जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं। और आप लोगों में से जो कोई भी इनरोल करना चाहे करंट अफेयर्स 365 सीरीज में, जिसमें हम लोग 75 से 100 डायरेक्ट हिट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मौका है। आप जो है वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और डायरेक्ट जो है वो यहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम जो है वो आशा करते हैं कि आपकी जो है वो मेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और आप अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हमारे साथ जो है वो किसी भी समय आकर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छा बेहतर बनाने के लिए आप प्रयासरत हैं, और प्रयास करें कि इस बार जो है वो आप लोग का सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाए, और मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही होगा। मिलते हैं और हम आपसे एक अगले वीडियो में।